माइक्रो टीचिंग एंड इसको बोलते हैं मेगा लेसन प्लान, ठीक है। सो मेगा लेसन प्लान में भी सेम पॉइंट्स हैं स्टार्टिंग पार्ट में, दैट इज अ नेम, रोल नंबर, सब्जेक्ट, टॉपिक, डेट, क्लास, ड्यूरेशन, एज ग्रुप, सेशन। यहाँ पे स्किल का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे पर्टिकुलर हम लोग एक स्किल को लेके पूरा टॉपिक नहीं पढ़ा सकते, हमें सारे स्किल्स का यूज़ करना पड़ता है, शॉर्ट ग्राफ मतलब क्या बोलते हैं पैराग्राफ वाइज हमें यूज़ करना पड़ता है, सो दैट यहाँ पे हम कोई भी स्किल का नाम मेंशन नहीं करेंगे। हम लोग क्या मेंशन करेंगे, नेम क्या है, ठीक है। इसी पैटर्न में करना है, इसी पैटर्न में करना है, सेकंड ईयर में भी इसी पैटर्न में करना है, जो भी आपके प्रैक्टिकल्स में भी इसी पैटर्न में होगा, थ्योरी में भी। तो नेम लिख दिया, यहाँ पे अपना नाम लिखना है, रोल नंबर अपना लिखना है, सब्जेक्ट आपका जो सब्जेक्ट आप चूज़ कर रहे हो मैथड्स पेपर जो है, सपोज किसी का बायोलॉजी है तो बायोलॉजी लिखो, किसी का फिजिकल साइंस है तो फिजिकल साइंस लिखो, मैथ्स है तो मैथ्स लिखो, या हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, या फिर एसएसटी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, कोई भी सब्जेक्ट है वहाँ पे सब्जेक्ट पे अपना सब्जेक्ट लिखना है। टॉपिक, यहाँ पे कोई भी ऐसा टॉपिक चूज़ करना है जो आप 6, 7, 8, 9, 10 इतनी क्लासेस में आप कोई क्लास को पढ़ा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उनके सब्जेक्ट जो रहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको चूज़ करना है। सपोज आई एम ए साइंस टीचर, बायोलॉजी टीचर, क्योंकि ऐसा तो स्पेसिफिक नहीं होता स्कूल में कि बायोलॉजी टीचर ही रहेंगे क्लास 8 to 10 के लिए, वहाँ पे स्पेसिफाइड ऐसा होता है कि साइंस टीचर है, तो साइंस मतलब जो भी पोर्शन से पढ़ाने से होगा। सो फिजिकल एंड केमिकल साइंस एक ही बुक में है, तो आप लोग फिजिकल साइंस मेंशन करेगा या केमिकल साइंस मेंशन कर सकते हैं, केमिस्ट्री और फिजिक्स, उसके बाद यहाँ पे टॉपिक लिख सकते हैं। एंड सोशल साइंस वाले सोशल साइंस लिख सकते हैं डायरेक्ट, या फिर आप अगर बड़े हायर क्लासेस में यूज़ करेंगे तो सिविक्स या फिर आपके हिस्ट्री, जियोग्राफी ऐसा लिख सकते हैं। टॉपिक उसके अकॉर्डिंग आपको चूज़ कर लेना है। एंड ये टॉपिक्स कहाँ से चूज़ करना है आप बोलोगे, तो ऑफ योर ओन चॉइस अगर बताया गया क्वेश्चन में, सो आपके चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी टॉपिक आप ले सकते हैं, पिक कर सकते हैं। अब क्या है, डेट, जिस डेट पे आपका लिख रहे हैं, मतलब आज लिख रहे हैं तो आज का डेट देंगे, अगर एग्ज़ाम है जिस दिन उस दिन का डेट देंगे, ठीक है। क्लास 7 मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, क्लास 6, 7, 8, 9, 10, क्योंकि हम लोग ग्रेजुएशन प्लस बीएड कर रहे हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन प्लस बीएड हो रहा है, तो इसलिए आप लोग हायर क्लासेस के लिए, मतलब आपका जो क्या होता है सेकेंडरी लेवल्स के लिए एंड अपर प्राइमरी लेवल्स के लिए आप एलिजिबल हैं, दैट मीन 6 to 10 के अंदर कोई भी क्लासेस को आप पढ़ा सकते हैं। तो क्लास 6 और 7 और 8 और 9 और 10 कोई भी एक क्लास को चूज़ करना है। ड्यूरेशन देखो, ये मेगा लेसन प्लान है, तो यहाँ पे 30 से 45 मिनट्स का टाइम लगता है, ठीक है। एक क्लास पीरियड कितना टाइम का होगा ना, एक क्लास पीरियड 45 मिनट्स का होता है, तो 45 मिनट्स, 30 से 45 मिनट्स का हम ड्यूरेशन दे रहे हैं। एज ग्रुप, अगर क्लास 7 के बच्चे को पढ़ा रहे हो तो वहाँ पे एवरेज बच्चों का एज कितना है ना, एवरेज बच्चों का एज है और 12 ईयर्स मैंने बोला, ठीक है, 12, 13 ऐसा लिख सकते हो या 12 प्लस लिख सकते हो। इसके बाद है सेशन, अगर फॉर द फर्स्ट टाइम पढ़ा रहे हो तो दैट इज़ कॉल्ड टीच सेशन, एंड सेकेंड टाइम होगा तो रीटीच होगा, ठीक है, रीटीच होगा। सो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अभी देखो स्पेसिफाइड कर रहे हैं एंड कुछ जो चेंजेस होगा वो चेंजेस बाद में आपको देखने को मिलेंगे, एंड अगर चाहो तो सिंपल वाला भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। चेंजेस जो है मैं पेडागोजिकल एनालिसिस के चेंजेस जब बोलूँगी या फिर उसके पॉइंट जब बोलूँगी उसी के टाइम पे बता दूँगी, ठीक है। अभी के लिए इतना लिखो। क्या है ना, जनरल एड्स क्या है, जनरल एड्स क्या होता है, जैसे कि कोई ऐसा, मतलब जनरल एड्स की जगह में एक्चुअली जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखना था कि साधारण उद्देश्य क्या होता है, कोई भी एक सब्जेक्ट को पढ़ाने का क्या मतलब होता है, क्यों हम बच्चों को पढ़ाते हैं, तो ओवरऑली आप क्या सोचते हो वो चीज़ आपको लिखना है इन 3 पॉइंट्स में, 3 से 4 पॉइंट्स में आप लिख सकते हैं, ज़्यादा लेंथी ना करें, 3 से 4 पॉइंट्स में हो जाएगा। जैसे कि कोई भी सब्जेक्ट है तो हम लोग कॉमन लाइन्स को यूज़ करेंगे, गेट द नॉलेज अबाउट कोई भी टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग हमें नॉलेज मिलता है कोई उसी टॉपिक का, उसी सब्जेक्ट के उसी टॉपिक का। नंबर 2 क्या है, हाउ टू यूज़ द कंसेप्ट इन डिफरेंट फील्ड, जो कंसेप्ट का नॉलेज हमने लिया उस नॉलेज को हम कैसे डिफरेंट फील्ड में यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट फील्ड में कैसे यूज़ करेंगे। थर्ड है हाउ टू अवेयर एनवायरमेंट, अभी जो चीज़ सीखा उसको यूज़ करके कैसे अवेयर करें एनवायरमेंट को, ठीक है, इस एनवायरमेंट को कैसे हम क्या करें, अवेयर करें। अभी देखो ये था ओवरऑल, जब भी ओवरऑल कोई चीज़ देखते हो तो वो होता है आपका साधारण, ठीक है। जब स्पेसिफाइड करते हो मतलब एक एक पॉइंट के ऊपर जा रहे हो तो स्पेसिफिक बोला गया, दैट इज़ अ विशिष्ट, ठीक है, विशिष्ट रूप से देख रहे हो। तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में क्या होता है, यहाँ पे 2 ही पॉइंट लिखा गया है कि वी गेट द नॉलेज एंड मेक सिंथेसाइज समथिंग बाई समथिंग न्यू बाई यूजिंग इट, तो यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स में 2 पॉइंट्स दिया गया है। एक्चुअल में स्पेसिफिक जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसके जो आपके 5 पॉइंट्स हैं किसका, कॉग्निटिव डोमेन का, उसका यूज़ किया जाता है। जैसे हो गए आपके नॉलेज, ठीक है, नॉलेज के बाद हो गया कम्प्रीहेंशिप, कम्प्रीहेंड करना, कम्प्रीहेंशन, देन आया एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, उसमें से आपको बस यूज़ करना है 5, ठीक है, तो उसका यूज़ करके हमें लिखना पड़ता है लाइंस, बट अभी के लिए याद रखना है ये बस 2 पॉइंट्स
कॉमन एक होता है ना, कॉमन टीचिंग लेसन प्लान कैसे बनाते हो, टीचिंग लेसन प्लान, तो उसको भी लिख दोगे तो फुल मार्क्स आ जाएंगे। आफ्टर दैट जो भी मॉडिफाई करना है वो भी बताया जाएगा, पहले सिंपल वाला सीख लो। सो वी गेट द नॉलेज एंड मेक सिंथेसाइज समथिंग बाय न्यू यूजिंग इट। जब भी हम लोग कोई सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, सब्जेक्ट का एक एक टॉपिक को पढ़ते हैं, तो उस सब्जेक्ट और टॉपिक के बारे में हमें इन्फॉर्मेशंस मिलते हैं, उसी इन्फॉर्मेशंस का यूज़ करके हम नया कुछ बनाते हैं। ठीक है, नया कुछ बनाते हैं, मेक एंड सिंथेसाइज समथिंग न्यू बाय यूजिंग इट, उसका व्यवहार करके हम लोग नया कुछ बनाते हैं। एंड ऑल्सो गिव फीडबैक। देखो हम उसको क्या करते हैं, यूज़ करने के बाद नया कुछ बनाए एंड उसका फीडबैक भी दे दिए, फीडबैक टू द न्यू थिंग्स, नए चीज़ों को हम फीडबैक दे रहे हैं। एंड मॉडिफाई इट इफ नेसेसरी, जब हमें लगे कि इसमें कोई मॉडिफाई ज़रूरत है। सपोज़ मैंने कोई सब्जेक्ट सीखा, टॉपिक सीखा एंड उसको फिर से मैं यूज़ करी कोई एक फील्ड में, सपोज़ उसका फीडबैक दे रही हूँ एंड सडनली मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं उसको और थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हूँ या फिर चेंजेस ला सकते हो, कुछ ऐसा नया बना सकते हैं जिसका यूज़ करके और भी कुछ अच्छा प्रोडक्ट आएगा। तो इफ़ नेसेसरी हुआ तो मॉडिफाई हम करेंगे। ठीक है, इफ़ नेसेसरी हुआ तो मॉडिफाई होगा। अभी देखो क्या बोला गया कि टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स गया, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स गया, मतलब स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जनरल ऑब्जेक्टिव्स दोनों चले गए। इस पॉइंट के नेक्स्ट में आता है थर्ड पॉइंट में टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स मतलब आप क्या क्या यूज़ करते हैं। टीचिंग एड्स में भी दो पार्ट होने चाहिए, एक होता है जनरल एड्स, एक होता है स्पेसिफिक एड्स। एड्स क्या होता है, सपोर्टिंग मटेरियल, सपोर्टिंग मटेरियल जिसका यूज़ करके आप टीचिंग प्रोसेस को और ज़्यादा इजी कर देते हो, अंडरस्टेबल पॉइंट पे ले आते हो, बच्चे इजीली कैप्चर करते हैं पॉइंट्स को। ठीक है, एनी प्रॉब्लम होगा बोलोगे टीचिंग एड्स क्या होता है। एड्स होता है सपोर्टिंग मटेरियल, जस्ट लाइक द TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, और टीचिंग एड्स और इंस्ट्रक्शनल एड्स पढ़ाता है, याद करो। ऑडियो विजुअल एड्स था, विजुअल एड्स था, जो आपको सपोर्ट करता है किसमें, टीचिंग देने में, प्रॉपर टीचिंग देने के लिए यूज़ होता है। अभी देखो मेरे क्लास में बहुत ज़्यादा अनईजी हो जाता है इफ़ मैं पूरा ही क्लास को क्या करती, बाय कॉल करती, ओनली कॉलिंग रहता है एंड आप लोग कनेक्ट भी नहीं हो पाते। जो भी 110 स्टूडेंट्स अभी कनेक्टेड है वो कम नहीं है, 100+ आ गए, मतलब बहुत बच्चे सुन रहे हैं। एंड वो बच्चों को बेनिफिशियल कब होगा, जब हम लोग इंटरेक्शन कर पाते हैं प्रॉपर वे से। सो उसके लिए हमें मटेरियल चाहिए या मीडियाज़ चाहिए। वो मीडियाज़ क्या होते हैं, जैसे कि मैं अभी यूज़ कर रही हूँ मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ ऐप्स का मैंने यूज़ किया सो दैट आपके साथ मैं कनेक्टेड हो पाए। तो वो सारे क्या हो गए मेरे टीचिंग के लिए, ये सारे क्या हैं, मेरे सपोर्टिंग मटेरियल है जो मुझे हेल्प कर रहे हैं। ये मीडिया है, माध्यम है जिसके थ्रू टीचिंग प्रोसेस एक्चुअल हो पा रहा है। अभी का नेक्स्ट पार्ट आ रहा है टीचिंग एड्स। अभी समझो टीचिंग एड्स दो टाइप का है, जो सपोर्टिंग मटेरियल्स हैं। जैसे जनरल एड्स बोला गया तो जनरली जो जो अवेलेबल होता है क्लासरूम में एक टीचिंग के लिए, जो मतलब साधारण चीज़ें जरूरी है। ठीक है, जस्ट लाइक ब्लैक बोर्ड और वाइट बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड, ये सारा हमारा क्या है, जनरल एड्स में आता है। जैसे कि जो दिख रहे हैं, सामने दिखते हैं, जैसे कि आपका हो गया स्मार्ट बोर्ड, चॉक बोर्ड या वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड विथ चॉक, डस्टर, ठीक है, बुक्स, ये सारे आपके जनरल हैं। स्पेसिफिक एड्स बोला गया कि उस सब्जेक्ट को बस पढ़ाने के लिए, उस टॉपिक को बस पढ़ाने के लिए जो मटेरियल का आप यूज़ करेंगे। जैसे कोई पर्टिकुलर हार्ट का टॉपिक लिया है तो हार्ट का ही पिक्चर वो दिखाएगा, ठीक है, चार्ट पेपर बनाएगा, वैसे डिफरेंट टाइप ऑफ और भी मटेरियल का यूज़ करेगा या फिर PPT बनाएगा। तो ये सब जो हो गया स्पेसिफिक पॉइंट पे आ रहा है। ठीक है, जहाँ पे पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ाने के लिए मटेरियल का यूज़ करते हो वो सारे क्या हैं, आपके स्पेसिफिक एड्स। ठीक है, जनरल में जो सारे टॉपिक्स के लिए यूज़ होता है, कॉमनली सबके लिए होता है या टीचिंग के लिए यूज़ होता है जेन्युइनली, तो उसको जनरल एड्स में रखेंगे। और बाकी जो पर्टिकुलर टॉपिक के लिए यूज़ होता है वो सारा आपका स्पेसिफिक एड्स होते हैं। जैसे हम लोग यूज़ करते हैं चार्ट पेपर या फिर पिक्चर्स का यूज़ कर सकते हैं, मॉडल, स्पेसिमेंस और एनी टाइप ऑफ ग्राफ। अगर कोई एक पूरे 2-3 साल का हमें सर्वे करके दिखाना है, कौन सा साल में कितना हुआ था या आगे पीछे हुआ था, उसको चेक करवाना है, तो हमें क्या करना पड़ता है, एनालिसिस ग्राफ का भी यूज़ करना पड़ता है, हिस्टोग्राम का यूज़ करना पड़ता है, ये सब हो गया। कभी कभी हमें पर्टिकुलर टॉपिक को लेके फिल्म्स भी दिखाने पड़ते हैं, मूवीज़ दिखाने पड़ते हैं, ताकि बच्चों को ईजीली समझ आए। ठीक है, ये सारे टीचिंग एड्स में आएंगे। अभी नेक्स्ट पॉइंट देखो, फोर्थ पॉइंट में क्या है, टीचिंग मैथड्स। अभी याद रखो, इसीलिए मैं टीचिंग मैथड्स का भी आपको टॉपिक दे दी हूँ, उसको भी पढ़ा देंगे आज। ठीक है, टीचिंग मैथड्स क्या होता है, ये लास्ट क्लास ऑनलाइन में भी होता ना, ये कंबाइंड क्लास होता। आज अगर संडे में ऑफलाइन भी होता तो आज ये टॉपिक्स को कवर करते हैं हम लोग। ठीक है, लास्ट था आज, उसके बाद से अगेन सेपरेट वाले क्लासेस हैं। ठीक है, टीचिंग मैथड्स देखो क्या क्या होते हैं ना, टीचिंग मैथड्स होते हैं जिसके थ्रू आप पढ़ा रहे हो। जो मीडिया का यूज़ किया वो मीडियाज़ हैं, बट जिस मेथड का आपने यूज़ किया टीचिंग को और इजी बनाने के लिए वो मेथड्स हैं, टीचिंग मेथड्स हैं। तो टीचिंग मेथड हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग भी हो सकता है, या फिर एक दो सब्जेक्ट के लिए सेम टीचिंग मेथड्स का भी यूज़ हो सकता है।
अभी क्या है, पहला तो है लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। कभी भी अगर किसी को गाइड करना हो तो डेमोन्स्ट्रेट करना हो तो हम दो मेथड का यूज़ कर सकते हैं। लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन, ओनली लेक्चरिंग मेथड का यूज़ करेंगे तो क्लास 7 के बच्चों के लिए ओनली लेक्चरिंग मेथड का यूज़ नहीं होता, बड़े बच्चों के लिए लेक्चरिंग मेथड का यूज़ होता है, छोटे बच्चों के लिए डेमोन्स्ट्रेशन भी इम्पॉर्टेंट है। तो लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है। अरे 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 वेट, क्लोज्ड हो गया। चलो, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हो गया। एंड आफ्टर दैट लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, क्वेश्चन आंसर मेथड का भी आप यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर मेथड एवरी सब्जेक्ट में यूज़ हो सकता है। कोई भी सब्जेक्ट के लिए आप ये जो 2-3 मेथड्स लिखे गए हैं आप सारे सब्जेक्ट में यूज़ कर सकते हैं, प्रॉपर है, ठीक है। जैसे अगर साइंस का हो गया तो साइंटिफिक मेथड यूज़ करना है, प्रैक्टिकल मेथड यूज़ करना है, या फिर एक्सपेरिमेंटल मेथड, या फिर इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड्स का भी यूज़ हो सकता है। बट टॉपिक है हमारे पास पोल्यूशन इन इट्स टाइप्स, सो उसके अकॉर्डिंग हमने 3 मेथड्स का यूज़ किया, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, क्वेश्चन मेथड एंड स्टोरी टेलिंग मेथड। स्टोरी टेलिंग क्या होता है, कहानी जैसे सुनाना है, ठीक है। एंड कहानी सुनने में अच्छा लगता है, रिमेंबर भी रहता है बहुत समय तक, तो वैसे मेथड में भी पढ़ाया जाता है बच्चों को। अभी देखो 5th पॉइंट में क्या आया, प्रीवियस नॉलेज अज्यूम्ड। बच्चों का जो प्रीवियस नॉलेज है उसको कैसे अज्यूम्ड करेंगे, कैसे समझेंगे कि बच्चों को कितना पता है और कितना वो जानते हैं, आगे कितना हमें काम करना है। तो उसके अकॉर्डिंग देखो, पहला तो पार्ट है क्वेश्चंस, उसका सेकंड पार्ट में है आंसर्स, ठीक है। पहले पार्ट में है क्वेश्चन, सेकंड पार्ट में है आंसर्स। सो ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं देना है, 2-3 क्वेश्चंस देना है, ठीक है। जैसे कि ये पार्ट कौन पूछेगा, टीचर्स पूछेंगे, ये पार्ट कौन देगा आंसर्स, बच्चे देंगे। सो आप क्वेश्चन के साथ साथ आंसर्स लिखें। सो व्हाट डू यू मीन बाय पोल्यूशन, तो येस आई नो इट मीन्स एनी टाइप ऑफ हजारियस चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। कोई भी टाइप का अगर परिवर्तन आता है इस एनवायरनमेंट में, उसका प्रॉपर्टीज चेंज हो जाते हैं और उसके इफ़ेक्ट से बहुत सारी चीज़ें ख़राब होती हैं, तो उसको हम पोल्यूशन और प्रदूषण बोलते हैं। इतना ही बोला गया, ये स्टूडेंट ने रिस्पॉन्स दिया, ये टीचर का एक्टिविटी है, ठीक है। सेकंड टॉपिक मतलब सेकंड क्वेश्चन में क्या आया ना, डू यू रिमेंबर, यहाँ पे रिमेंबर होना चाहिए था, ठीक है, रिमेंबर होगा, रिमेंबर हाउ दिस पोल्यूशन ऑकर, कैसे होता है ये पोल्यूशन। येस और नो में आंसर्स आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ बच्चे बोलेंगे येस, कुछ बच्चे बोलेंगे नो। जितने बच्चे जानते हैं येस बोले, एंड जितने बच्चे नहीं जानते वो नो बोलेंगे। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई भी आपको जैसा ठीक लगे। कि आप सोचो कि आप एक क्लास में पढ़ा रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर पूछ रहे हो, तो कुछ जितने बच्चे आंसर में येस बोले उतना आप मेंशन कर देना है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स से येस, 10 स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स से नो, अराउंड 14 और 15 स्टूडेंट्स। तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, प्रीवियस नॉलेज अज्यूम्ड। प्रीवियस नॉलेज, पहले से आपको क्या पता है, पूर्व ज्ञान को जानना, ठीक है। 6 पॉइंट में देखो क्या है, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। हमें क्या करना है, अभी पहले तो हम छोटा छोटा क्वेश्चन पूछ लिए जो कि एवरेज था कि बच्चों को कितना पता है। अभी हम पूरा जांच करेंगे कि बच्चों को एक्चुअल में कितना पता है। उसके लिए हम 4 क्वेश्चंस पूछेंगे। तो व्हाट इज़ साउंड पोल्यूशन, तो कुछ बच्चे आंसर देंगे, जैसे सोहन ने आंसर दिया, सोहन आंसर मी दैट हाई वॉल्यूम कॉजेज साउंड पोल्यूशन। जो भी आपके हाई रेंज ऑफ वॉल्यूम रहता है जिसकी वजह से ध्वनि प्रदूषण होते हैं, ठीक है। अभी ये बच्चे ने आंसर दिया टीचर्स एक्टिविटी के अकॉर्डिंग, टीचर्स ने पूछा, बच्चे ने आंसर दिया। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू अंडरस्टैंड CFC रिएक्शन, क्योंकि CFC रिएक्शन बड़े बच्चों के क्लासेस में प्रेजेंट थे, ये नहीं था छोटे में, और थोड़ा बहुत था या फुल फॉर्म था, तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे आंसर लिखा गया नो। नंबर 3, व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग क्या है ये पूछ रहे हैं टीचर बच्चे को। तो बच्चे बोल रहा कि ड्यू टू पोल्यूशन अर्थ टेम्परेचर चेंजेस, ठीक है। अर्थ का जो टेम्परेचर है वो चेंज हो जाता है, बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बट उसको माइंड में जितना आया वो जितना समझ पाया उतना बताया या बताई। दैट इज़ ड्यू टू पोल्यूशन, अगर पोल्यूशन है अर्थ पे, सो अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे चेंज हो रहा है। एंड ये किसने बोला, राखी ने। नेक्स्ट, व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो जितना ईजी क्वेश्चंस भी दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी क्वेश्चंस दे सकता है, ठीक है। व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट, मैम आई डोंट नो, ये किसने बोला, साहिल ने बोला कि मुझे नहीं पता है मैम। सो ऐसे करके आपको क्वेश्चंस देने हैं, ठीक है, ऐसे करके आपको क्वेश्चंस देने हैं। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। अभी आया अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, पहले भी बता चुके हो, माइक्रो स्किल में भी था अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, इसमें भी है। सो वेल, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन एंड लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन विद द टॉपिक पोल्यूशन इन इट्स टाइम। देखो ऑलवेज बोलना है वी विल डिस्कस, हम डिस्कस कर लेंगे।
हम फ्यूचर में डिस्कस कर लेंगे। तो हम एक पोलाइट नेचर में क्या कर रहे हैं ना, सबको अपना रहे हैं। तो हमारा बॉन्डिंग सबके साथ अच्छा रहना चाहिए। इसलिए हमेशा बच्चों को इगोइस्टिक वे में मत बताना कि आई विल डिस्कस, आई विल टॉट यू या फिर आई विल टीच यू, ऐसा कुछ नहीं बताना है। वी विल डिस्कस, वी विल डिस्कस, वी विल लर्न और वी विल स्टार्ट। तो ऐसा कुछ लिखना है, बट हमें आई से स्टार्ट नहीं करना है, ठीक है। पोल्यूशन एंड इट्स टाइप। देन देखो नेक्स्ट पार्ट, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन जैसे माइक्रो लेसन प्लान लिखते थे वैसा ही है, बट उसमें 3-3 कॉलम होते थे या 2-2, बट यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है। क्या है ना, 5 पार्ट है। एक है सब्जेक्ट मैटर, एक है टीचर्स एक्टिविटी, एक है स्टूडेंट्स एक्टिविटी, एक BBW, और एक में होता था कंपोनेंट्स, उसको स्किप किया गया है, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर क्या है ना, जो भी आपका टॉपिक होगा उससे रिलेटेड आपके बुक में जितना गिवन होता ना, उसका 1-2 पेज पढ़ के आना। बस 1-2 टॉपिक आपको याद रहना चाहिए माइंड में, उस अकॉर्डिंग आपको पूरा लेसन प्लान प्रिपेयर करना है, सो दैट उस टॉपिक का जो लाइन्स है उसको आपको यहाँ पे लिख देना है इतने पोर्शन में। अभी देखो यहाँ पे मैंने जैसे लिख दिया, इंट्रोडक्शन दिया पोल्यूशन का, ऑन द बेसिस ऑफ पोल्यूटेंट कैरेक्टरिस्टिक इट इज़ ऑफ 5 टाइप। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग, प्रदूषक के कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग, गुण के हिसाब से इसको 5 भाग में विभक्त किया गया है। क्या क्या है, सॉइल पोल्यूशन, साइन पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड थर्मल पोल्यूशन, ठीक है। इतने सारे पोल्यूशन है, उसको भी एक्सप्लेन कर देना है थोड़ा थोड़ा करके, हो जाएगा पूरा आपका सब्जेक्ट मैटर। अब क्या है ना, टीचर्स एक्टिविटी। टीचर्स क्या करते हैं, बेटर एक्सप्लेनेशन देने को ट्राई करते हैं। सो जब एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, टॉपिक है एनवायरमेंट रिलेटेड, पोल्यूशन रिलेटेड, उसके टाइप्स के रिलेटेड, सो टीचर एक्सप्लेन करती है अगेन सेम पॉइंट्स को, मे बी इन लाउड वॉइस, और वो क्या करते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई करके पढ़ाते हैं। जैसे पोल्यूशन इज ओनली पॉसिबल थ्रू वेराइटीज ऑफ पोल्यूटेंट्स। उन्होंने बोला पोल्यूशन इज ओनली पॉसिबल थ्रू, ऐसा ही पोल्यूशन का एक पॉसिबल है जिसके थ्रू आप वेराइटीज़ ऑफ पोल्यूटेंट्स को जान सकते हो एंड उसको मॉडिफाई करके आप रोक सकते हो पोल्यूशन को। जैसे कि पोल्यूटेंट्स 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। ड्राई पोल्यूटेंट्स, गैसियस पोल्यूटेंट्स एंड वेट पोल्यूटेंट्स। वेट मतलब गीला। सो ड्राई पोल्यूटेंट्स क्या है, जो डस्ट होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स होता है वो सारे। गैसियस क्या होता है, जैसे CFC, ठीक है। चिमनीज़, आप लोगों के घर के पास भी चिमनी होगा, आपके घर पे भी हो सकता है, या फिर आप लोगों ने तो प्लांट के पास गए होंगे, वहाँ पे देखा होगा बड़े बड़े चिमनीज़ होते हैं, धुआं जाता है। सो चिमनीज़ हो गया, ठीक है। एंड चिमनीज़ में स्पेशली कौन से गैसेस को छोड़ा जा रहा है, नाइट्रस गैसेस को ज़्यादा आ रहा है। वेट मटेरियल में क्या है, देखो वाटर, ठीक है, वाटर है, वेट मटेरियल है ना, वाटर वेस्टेज, वेस्टेज मिक्स हो गया वाटर के साथ, वाटर वेस्टेज फ्रॉम इंडस्ट्री, जो भी केमिकल वाला वाटर और डिफरेंट टाइप ऑफ पोल्यूटेड वाटर को हम छोड़ देते हैं, वो सारे हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स एक्टिविटी में सेम था माइक्रो स्केल जैसा, कि स्टूडेंट्स नोट डाउन ऑल दी इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट ने सुना उसको नोट डाउन करके रखा अपने कॉपी में, ठीक है। एंड उसी लाइन को रिपीट करते जाना है 2-3 टाइम्स। जैसे कि यहाँ पे फिर से मैंने सॉइल पोल्यूशन का स्टार्ट किया। सो क्वेश्चन एक आया, प्लीज़ गिव मी एनी एग्जाम्पल ऑफ ड्राई पोल्यूटेंट्स, जो सूखा हुआ पोल्यूटेंट्स है उनमें से एक का एग्जाम्पल दो। जैसे कि हो गया सूखा पोल्यूटेंट बोल रहा है ना, लीफ डेब्रिस, मतलब सूख चुका है, पेड़ों से गिर चुका है और नीचे रह के भी वो क्या करे, कुछ टाइम के लिए तो पोल्यूशन क्रिएट करता है, उसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और सॉइल का फर्टाइल कैरेक्टर को डेवलप करता है, ठीक है। सो इसलिए उसको हम पोल्यूशंस में नहीं लेते हैं। बट जो ड्राई है, सूखा है, मतलब आप घर पे जो जितने भी सामान है जब उसको यूज़ करते हो एंड उसमें से बच जाता है तो सडनली क्या करते हैं, हम लोग फेंक देते हैं, ठीक है। वो भी सूखा सूखा अगर रहा तो वो ड्राई पोल्यूटेंट्स है। तो ऐसे और भी एग्जांपल्स हैं, ड्राई, वेट एंड मतलब ड्राई है, वेट है एंड गैसियस है, गैस वाले भी हो सकते हैं। अब स्टूडेंट गिव रेस्पॉन्स लाइक सॉलिड पार्टिकल्स, डस्ट, ठीक है। सो एग्जाम्पल दिया गया डस्ट, तो यहाँ पे अर्थ पे अभी सॉलिड जो पार्टिकल्स है उसके जो डस्ट होते हैं वो ज़्यादा है, सो दैट डस्ट सबसे सॉलिड है एंड ये पोल्यूशन बहुत जल्दी क्रिएट करता है सॉइल में, ठीक है। उसके कॉजेस इफेक्ट, साउंड पोल्यूशन, फिर एयर पोल्यूशन, ऐसे करके ये फिलअप करना है। मैंने पैटर्न बताया, ऐसे आपको फिलअप करते हुए जाना है, ठीक है। सारा पोल्यूशन के बारे में, उसके कॉजेस, रीजन सब लिखना है। अभी देखो रिकैप्चुलेशन, पूरा याद रखो, ये 10 स्टेप रिएक्शन है, 9th में आ गए हैं, और एक फिर ओवर। रिकैप्चुलेशन क्या होता है ना, रिकैप, जो आप रिकैप बोलते हो ना, जैसे मूवी से पहले आप देख लेते हो कि रिकैप में क्या होगा, होने से पहले, सब कुछ होने से पहले ही रिकैप देख लेते हो। तो अभी वैसा ही है कि बच्चे घर पे प्रिपेयर होने से पहले वो कितना समझे, उसको जानने के लिए हमें कुछ क्वेश्चंस पूछना पड़ेगा। जस्ट लाइक सिंपल क्वेश्चन आप रिवाइज के नेसेसरी में पढ़ा रहे हो, ठीक है, या पूछ रहे हो, दैट इज व्हाट इज पोल्यूशन, व्हाट इज पोल्यूटेंट्स, नेम CFC गैसेस, एक्सप्लेन ग्रीन हाउस इफेक्ट थ्रू पिक्चर्स, मतलब बच्चों को शो करना है ग्रीन हाउस इफेक्ट थ्रू पिक्चर्स एंड उसके अकॉर्डिंग बच्चा आंसर देगा। एक्सप्लेन अबाउट द पोल्यूशन अवेयरनेस प्रोग्राम,
बच्चों को पोल्यूशन अवेयर करवाने के लिए बहुत सारा प्रोग्राम से कंडक्ट करना है, ये येस और नो बच्चों को ही पूछो। एंड होम टास्क, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस कॉज्ड बाय वाटर एयर सॉइल पोल्यूशन। तो नॉर्मली अगर मैं पोल्यूशन देखूँ तो डिफरेंट पोल्यूशन से अगेन क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस भी होता है, ठीक है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो डिजीजेस हैं कॉज बाय, जो कि बना है या फिर हो जाता है ड्यू टू वाटर एयर सॉइल पोल्यूशन। सो ये आपका हो गया पूरा लेसन प्लान, ठीक है। लेसन प्लान याद रखो 10 स्टेप का रिएक्शन होता है, यहाँ पे शॉर्टकट दिया गया है क्योंकि लेसन प्लान का जो स्टार्टिंग पार्ट है वो ऑलरेडी हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ था कि लेसन प्लान क्या है, यूनिट प्लान क्या है, एंड उसके अकॉर्डिंग लेसन प्लान का पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स, लिमिटेशंस सब कुछ हमने पढ़ लिया था। तो उसको ऐड करने के बाद यहाँ पे ये एग्जाम्पल ऐड करना है, तो ऑलमोस्ट आपके हो जाएंगे 7-8 पेजेस। सो उनमें से भी आपको जो लेसन प्लान का पार्ट है उसको शॉर्ट करना है एग्ज़ाम के टाइम पे। बाकी ये जो एग्जाम्पल है, मतलब आपके जो लेसन प्लान का एग्जाम्पल है, तो उसको ऐड करेंगे। मतलब आपका थ्योरी पोर्शन से 2 पेज रहेगा, तो आपका जो प्रैक्टिकल पार्ट जैसा है जहाँ पे लिख के दिखा रहे हो लेसन्स को, तो उसके मतलब उसके प्लान को बना रहे हो, उसके लिए रहेगा आपका 5 पेज। सो 5 + 2 और 3 दैट इज़ 8। उसमें भी आगे पीछे होते हुए आप पकड़ लो 7.5। सो इतना आंसर आपका बनना चाहिए, ठीक है, इतना आंसर आपका बनना चाहिए। सो समझ आया? आ जाते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक है राइट अबाउट द पेडागोजिकल एनालिसिस विथ एग्जाम्पल्स, मतलब एक्सप्लेनेशंस एंड एग्जाम्पल्स होना चाहिए, ठीक है। पेडागोजिकल एनालिसिस क्या होता है, वन काइंड ऑफ लेसन प्लान ही है, बट इट इज़ मीन फॉर क्वेश्चन मेकिंग। सो क्वेश्चन पेपर जो बनाया जाता है ना, क्वेश्चन पेपर कैसे बनाएंगे, हाउ टू मेक ए क्वेश्चन पेपर, तो उसके लिए जो जो प्रोसीजर्स चाहिए वो यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। सो पेडागोजिकल एनालिसिस फर्स्ट क्या है, उसका थ्योरी पार्ट पहले पढ़ो, उसके बाद आप मूव करोगे किसमें, पेडागोजिकल एनालिसिस के एक्सप्लेनेशंस विद एग्जाम्पल्स में, ठीक है। पहला तो इंट्रोडक्शन देखो, द टर्म पेडागोजिकल एनालिसिस, ये जो टर्म है, जो ये शब्द है पेडागोजिकल एनालिसिस, सो ये कॉम्पोजिशन ऑफ 2 वर्ड्स है, मतलब यहाँ पे कंप्राइजेस है, इट इज़ कंप्राइज्ड ऑफ 2 वर्ड्स, 2 वर्ड्स मेनली है। सो 2 वर्ड्स हैं, एक वर्ड आता है पेडागोजी, दूसरा वर्ड आता है एनालिसिस, एनालिसिस। सो इसका क्या मतलब है वो देखेंगे, ठीक है। सो पेडागोजी एंड एनालिसिस, तो ये कंबाइंडली अगर देखते हो तो इट इज स्टैंड्स फॉर ए सॉर्ट ऑफ एनालिसिस विच इज बेस्ड ऑन पेडागोजी। हम लोग अगर सिंपल बोलते हैं ना, ये क्या है, अगर अरेंजमेंट कर रहे हो, कोई एक टाइप का अरेंजमेंट है, ठीक है, कौन सा अरेंजमेंट ना, हम अरेंजमेंट किसके बेसिस पे करेंगे, पेडागोजी के बेसिस पे करेंगे। सॉर्ट ऑफ एनालिसिस बोल सकते हो, जिसमें एक एक पार्ट को हमें समझना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है, विस्तृत रूप से बोलते हैं ना, विस्तृत रूप से हमें समझना पड़ता है। तो उसको समझने के लिए जो बेस चाहिए वो है बेस पेडागोजी। तो पेडागोजी मीन्स द मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग। देखो सिंपल लाइन में बोला क्या है, पेडागोजी मीन्स होता है, पेडागोजी का मतलब होता है कि मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग स्पेशली एज एन एकेडमिक सब्जेक्ट और थियोरिटिकल कंसेप्ट। अब एन्यू एंड वाईव्यू स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होंगे कि मैम ये टॉपिक तो हमारे बुक में है ही नहीं, बट आपका बुक का नाम ही है पेडागोजी। तो टॉपिक्स ना एक एक टॉपिक्स होते हैं जो नहीं होते बट पढ़ना पड़ता है, अदरवाइज 2 साल में कभी ये टॉपिक आपके दिमाग में नहीं आएगा, ठीक है। सो इसको एक्स्ट्रा पढ़ के एक्स्ट्रा नोट्स में रखो ताकि फ्यूचर में काम में आए, ठीक है। सो पेडागोजी मीन्स क्या है ना, मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग है, स्पेशली एज एन एकेडमिक सब्जेक्ट और थियोरिटिकल कंसेप्ट। हम अगर समझना चाहिए कि किसको ना, एकेडमिक कोई भी सब्जेक्ट को या थियोरिटिकल कंसेप्ट को, तब हमें इसका यूज़ करना पड़ता है। पेडागोजी इज फॉर्म्ड बाय एन एजुकेटर्स, टीचिंग बिलीवर्स, मतलब आपको टीचिंग बिलीव्स के ऊपर ये डिपेंड करता है, एंड एजुकेटर्स ही बनाते हैं, एंड कंसर्न्स विद द इंटरप्ले बिटवीन द कल्चर एंड द डिफरेंट वेज टू लर्न। पता है मतलब पेडागोजी को बनाने के लिए कौन चाहिए, हाईली एक्सपीरियंस टीचर्स चाहिए, हाईली एक्सपीरियंस जो एजुकेटर्स होते हैं वो चाहिए, ठीक है। आपके पास जब 10-12 साल का एजुकेशन मतलब आप एजुकेटर बन चुके हैं, उतना एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस आपके पास है, तब आप इसका क्या कर सकते हैं ना, पेडागोजी बना सकते हो। मतलब ये चीज़ है पेडागोजिकल एनालिसिस करना एंड क्वेश्चन पेपर बनाना, वो सब कर सकते हैं, बट पेडागोजी को बनाना, उसको मॉडिफाई करना, उसके स्टेप्स बनाना, वो एक्सपीरियंस वाले एजुकेटर्स ही कर सकते हैं, जिनके पास टीचिंग के पॉइंट्स हो, टीचिंग के बिलीव्स हो, एंड कंसर्न विद, वो ज़्यादा समझते हो कि क्या रिलेशन है बिटवीन दी किसके किसके अंदर, बिटवीन कल्चर एंड डिफरेंट वेज टू लर्न। मतलब आपका कल्चर और जो डिफरेंट वेज हैं, किस माध्यम से आप पढ़ाते हो या पढ़ते हो, लर्न करते हो, समझते हो, उसके अंदर। मतलब आपका ऐसा है, लर्निंग एनवायरनमेंट बोलते हैं ना, हाँ, पर्यावरण, परिवेश। अगर परिवेश अच्छा हुआ ना, वहाँ के सारे बच्चे बहुत जल्दी जल्दी पढ़ते हैं और आगे भी बढ़ते हैं। अगर परिवेश बुरा हुआ तो वहाँ पे मुश्किल से एक आध बच्चा निकलता है,
ठीक है, ये समझना पड़ेगा। इसलिए कला, संस्कृति और परिवेश सब कुछ मिलके आपके पढ़ाई के साथ बहुत ज़्यादा ही लिंक्ड हो जाते हैं या फिर कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट, देयर आर 5 डिफरेंट पेडागोजिकल अप्रोच। मतलब ये जो पेडागोजी जो बोला गया है ना, पेडागोजी, दैट इज नॉट लॉजी, पेडागोजी, ये जो पेडागोजी अप्रोच होते हैं, पेडागोजिकल जो पॉइंट्स होते हैं वो 5 तरह के होते हैं। पहला पार्ट कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। मतलब कंस्ट्रक्टिव अप्रोच क्या है? मतलब ऐसा पेडागोजी जो सोसाइटी को बिल्डअप करता है, कंस्ट्रक्ट करता है, बनाता है, इसलिए कंस्ट्रक्टिव बोला गया। मतलब जो चीज़ों को बनाता है, गढ़ता है, बोलता है ना, वो बनाए थे उन्होंने, इस चीज़ को गढ़ा था, तो वो गढ़ने के ऊपर बोला गया कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव बोला गया। नेक्स्ट क्या है? कोलैबोरेटिव। कोलैबोरेटिव क्या होता है बताओ? जैसे कि मैं आपके साथ कोलैबोरेशन में काम करती हूँ, मतलब मैं और आप मिल के काम कर रहे हैं, एक साथ मिल के, दैट इज कॉल्ड कोलैबोरेशन। इसमें क्या होगा? दोनों को ही बेनिफिट होगा, 2 ओनर्स हैं, दोनों को ही बेनिफिट होगा, दैट इज कॉल्ड कोलैबोरेटिव। कोलैबोरेटिव, तो ये कोलैबोरेटिव है। नेक्स्ट क्या है देखो? रिफ्लेक्टिव अप्रोच। रिफ्लेक्टिव मतलब जैसे सनलाइट रिफ्लेक्ट होता है कि नहीं, सूर्य किरण चारों तरफ प्रकाशित होता है, दैट वर्ड इज प्रकाशित, उसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। चमकता हुआ चीज़ या फिर जिसका कोई एक छाप छूट जाता है या फिर मिरर में खुद का ही मिरर इमेज आता है, उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो वो चीज़ है, ठीक है, प्रतिबिंब जैसा होना या फिर एक मिररिंग जैसा होना या किसी को रास्ता दिखाना या फिर ऐसा कोई चीज़ जो जिसको प्रकाशित करता है, तो रिफ्लेक्टिव टाइप ऑफ अप्रोच है वैसा। और एक है इंटीग्रेटिव अप्रोच। तो इंटीग्रेटिव अप्रोच मतलब, सॉरी इंटीग्रेटिव बोल रही हूँ, इंटीग्रेटिव अप्रोच, इंटीग्रेट करना। सो इंटीग्रेशन बोलते हैं ना, एक कोर्स कर रहे थे उसके साथ आप दूसरे कोर्स को भी ऐड कर दियो, तो 2 कोर्स एट ए टाइम कर रहे हो, जैसे बीएड एमएड इंटीग्रेटेड है। सो वैसे ही यहाँ पे भी 2-3 अप्रोच को एक साथ मिला के काम किया जाता है, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेटिव। ठीक है, इंटीग्रेशन हो रहे। इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच। इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच क्यों किया जाता है? जैसे कि सर्वे करना है या बच्चों के असेसमेंट करने हैं, बच्चों का रिजल्ट चेक करना है, बच्चे कितना प्रोग्रेस करें उसको जानना है, तो वो सब के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच। तो उसके लिए हमने क्या यूज़ किया? इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच। ठीक है, फिर देखो पॉइंट क्या आया, क्या एडवर्टाइजमेंट आ जाता है बीच बीच में। चलो नेक्स्ट पार्ट, सो सॉरी। द टर्म पेडागोजी, ये जो टर्म है, ये पेडागोजी का जो टर्म बोला गया है, ये कहाँ से आया है ना? कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड, लैटिन वर्ड नहीं है, ये ग्रीक वर्ड है। ठीक है, मैक्सिमम आपके ना जितने भी वर्ड्स हैं जस्ट रिलेटेड टू योर बीएड, ये सारे कहाँ से आए हैं ना? ग्रीक और लैटिन से ही आते हैं। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली ग्रीक से ही है और एक आध आपके लैटिन से आते हैं। सो द टर्म पेडागोजी, ये जो टर्म है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पेडागोजी वाले टर्म्स को रखेंगे, अंडरलाइन करेंगे, तो टर्म पेडागोजी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड से आया है, पेडागोगस। पेडा एंड गोगस, इसको और थोड़ा अगर इजी कर ले, पेडोस होता है, PAIDOS, पेडोस। पेडोस मीन्स द चाइल्ड, बच्चे, द चाइल्ड। ठीक है, एंड एगोस बोला गया, पेडोस प्लस गोगोस होता है, तो पेडा का बनेगा, ए जुड़ गया ना, तो इसलिए पेडागोगस होता है या पेडागोजी होता है, तो एगोस आया, एगोगोस, एगोगोस। ठीक है, सो पेडाओस एंड एगोगोस। सो पेडोस का मतलब हो गया बच्चे एंड एगोगोस का मीन्स हो गया टू लीड आउट, मतलब एक साथ जोड़ लो तो क्या बोला गया? टू लीड आउट दी चाइल्ड, बच्चों को लीड आउट करना, बच्चों को लीड आउट करना, मार्गदर्शन करवाना या फिर रास्ता दिखाना, डायरेक्शन देना या फिर आगे लेके जाना, कौन करता है? टीचर करते हैं, गुरु करते हैं। अभी देखो फादर ऑफ पेडागोजी कौन है? देखो फादर ऑफ पेडागोजी कौन है ना? हेनरिच भी बोल सकते हैं, हेनरिक ही बोलना भी, हेनरिक पेस्टोलॉजी, हेनरिक पेस्टोलॉजी, इनको फादर ऑफ मॉडर्न पेडागोजी भी बोला जाता है। ठीक है, एंशियंट पेडागोजी वाज डिस्कवर्ड बाय, जो पुराना पेडागोजी था ना, पहले का पेडागोजी था जो लीड आउट दी चाइल्ड बोला जाता था, तो वो कंसेप्ट किसने दिया था ना? वो कंसेप्ट दिया था जोहन हर्बर्ट ने। ठीक है, जोहन हर्बर्ट ने। सो ये फाउंडर्स ऑफ पेडागोजी हैं, जो ये पेडागोजी सब निकला है या डिस्कवर हुआ है या इसका उत्पत्ति हुआ है, वो किसने बनाया? जोहन हर्बर्ट ने। ठीक है, जोहन हर्बर्ट। देन देखो एनालिसिस का हम अभी मतलब निकालेंगे, अभी तक हमने पढ़ा पेडागोजी का मतलब, अभी पढ़ेंगे एनालिसिस का मतलब क्या होता है। एनालिसिस एज ए टर्म, अगर हम लोग उसके टर्म के हिसाब से देखें, सो सिम्बोलाइजेस, ये क्या दर्शाता है या सिम्बोलाइज करता है ना? इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग और सेपरेटिंग ए थिंग इनटू द स्मॉलर पार्ट्स। कोई भी एक चीज़ को अगर समझना हो ना, एनालाइज करना हो, तो डिटेली एनालाइज करने के लिए टाइम लगता है। ठीक है, डिटेली एनालाइज करने के लिए टाइम लगता है, और टाइम जैसे जल्दी जल्दी हम लोग कवर अप करें
कम समय पे टॉपिक को इसलिए क्या किया जाता है ना, बड़े बड़े हार्ड टॉपिक्स को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर लिया जाता है। तो ये क्या सिंबलाइज कर रहा है ना, इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग एंड सेपरेटिंग ए थिंग इनटू इट्स स्मॉलर पार्ट्स और एलिमेंट्स और कंस्टिट्यूएंट्स। इसके छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देना और छोटे छोटे एलिमेंट्स में तोड़ देना, या कंस्टिट्यूएंट्स मतलब पार्ट्स में तोड़ देना बोल सकते हो। सो द प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन टेकिंग बाय फ्रेगमेंटेशन, मतलब सोचो पहले ये पूरा पार्ट था, बट अभी मैंने ब्रेक करने के बाद ईच पार्ट को नाम दे दिया 1 2 3 4 5 6। इससे इन्फॉर्मेशन मिला ऐड, इससे इन्फॉर्मेशन मिला ऐड, इससे इन्फॉर्मेशन मिला ऐड, ऐसे करके जोड़ते हुए हमें एक चीज़ का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलता है, ठीक है। तो हम क्या ले रहे हैं, इन्फॉर्मेशन टेकिंग कर रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन टेकिंग बाय फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस, मतलब फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू हम छोटे छोटे पार्ट से या इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। एंड यूटिलाइजिंग दिस इन्फॉर्मेशन टू गाइड द चाइल्ड, एंड इसी यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, मतलब इसी इन्फॉर्मेशन का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है, यूटिलाइज कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, किस लिए ना, बच्चों को गाइड करने के लिए, कोई भी चाइल्ड को गाइड करने के लिए। तो ये कंप्लीटली क्या हो गया, जब चाइल्ड वर्ड आ गया तो पेडागोगस आ जाएगा, ठीक है, एंड एनालिसिस भी आ रहा है, तो एक साथ मिला लो पेडागोजिकल एनालिसिस। तो इसको हमने बोल दिया पेडागोजिकल एनालिसिस, ठीक है, पेडागोजिकल एनालिसिस, ठीक है। पेडागोजिकल एनालिसिस बेस्ड ऑन फॉलोइंग सीक्वेंस, कुछ सीक्वेंस के ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक है। पहले तो हम लोग ना चीज़ों को कैसे एनालिसिस करते हैं या समझते हैं वो देखो। पहला तो समझ ये होना चाहिए कि अध्याय के हिसाब से हम बोलते हैं ना, तो अध्याय आपके चैप्टर होते हैं, चैप्टर से बड़ा क्या है, यूनिट, इकाई, ठीक है, इकाई आपके बड़े होते हैं। सो अब देखो, जैसे पूरे यूनिट को एनालाइज किया, उसके अंदर A + B + C ये हो गए 3 यूनिट्स, उसके अंदर 1 + 2 + 3, ये सोचो ये चैप्टर्स हैं, ठीक है, चैप्टर्स बोल रही हूँ, लेसन्स हैं, ये चैप्टर्स, ये लेसन्स, ये यूनिट। सो यूनिट सबसे बड़ा है, उसके अंदर आ जाते हैं चैप्टर्स, उसके अंदर चैप्टर्स के अंदर आ जाते हैं आपके लेसन्स। सो हम एनालिसिस 3 पार्ट में करते हैं, यूनिट एनालिसिस, चैप्टर एनालिसिस एंड लेसन एनालिसिस। अकॉर्डिंग टू एनएल गेज बोलो, गेग बोलो चलेगा। अकॉर्डिंग टू एनएल गेज, टीचिंग इज मोर देन साइंस। आपको पता होना चाहिए कि टीचिंग सिर्फ साइंस नहीं होता, टीचिंग सिर्फ आर्ट्स भी नहीं होता, टीचिंग दोनों होता है। सिर्फ इसको साइंस बोल देना गलत है, सिर्फ इसको आर्ट्स बोल देना भी गलत है। सो टीचिंग इज मोर देन साइंस, ये साइंस से बड़ा है। एंड इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स, इसमें आते हैं आर्टिस्टिक जजमेंट देने का भी तरीका सबका अलग होता है। वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ थिंकिंग एंड वे ऑफ शोइंग एनीथिंग, ये सबका अलग है, तो वो आर्टिस्टिक होना चाहिए, आर्टिस्टिक जजमेंट, द बेस्ट वे टू टीच, उसी के थ्रू आप अच्छे से बच्चों को पढ़ा पाते हो। तो यहाँ पे क्या समझा ना, टीचिंग आपका आर्ट्स एज वेल एज साइंस होता है, ठीक है, वो साइंस भी है आर्ट्स भी है। अभी देखो मैकेनिज्म ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस क्या है, अभी 2 पार्ट से समझेंगे, टीचिंग एज आर्ट्स समझेंगे, टीचिंग एज साइंस समझेंगे। अगर आपका शिक्षण पद्धति आर्ट्स वाला है तो क्या क्या पढ़ते हो आर्ट्स में, क्या क्या समझते हो, देखो पहले तो आर्टिस्टिक एंड एस्थेटिक सेंस। एस्थेटिक मतलब क्या होता है पता है, प्योर ब्यूटी, जो सुंदर बनाए चीज़ों को वैसा। एंड आर्टिस्टिक बोला गया है जिसके बहुत सारे सुंदर आकृति हो, या फिर उसका एक ढंग होता है, या फिर उसका एक सुंदरता वाला चीज़ होते हैं, तो आर्टिस्टिक प्लस एस्थेटिक सेंस होगा। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, एरो मार्क दे के देखो, इमोशंस एंड फीलिंग्स, आपके जो आर्टिस्टिक पॉइंट्स में है उसमें इमोशंस एंड फीलिंग्स भी आता है। देन नेक्स्ट में क्या आता है ना, एटीट्यूड्स, वैल्यूज एंड बिलीफ। सो आप इसके थ्रू बच्चों को क्या दे रहे हो ना, उसके एटीट्यूड्स को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, उसके वैल्यूज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं, या उसका जो स्ट्रॉन्ग बिलीफ है उसको भी मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके अंदर क्या आया ना, इन्वॉल्वमेंट, कमिटमेंट, अकाउंटेबिलिटी। बच्चों के अंदर एक चीज़ आता है कमिटमेंट करने का, हम जैसे जैसे बड़े होते हैं तो हमारा कमिटमेंट वाला पॉइंट स्ट्रांग होता है कि मैं कमिटेड हूँ, या फिर मैं कमिटमेंट करता हूँ कि जो मैंने बोला है वही करके दिखाऊंगा, ये सब स्ट्रांग होता है। और जैसा मैंने बोला है वैसे ही करके दिखाऊंगा। इन्वॉल्वमेंट, बच्चे खुद से ही इन्वॉल्व होंगे। एंड अकाउंटेबिलिटी, बच्चों के पॉइंट्स को भी यहाँ पे हम पॉइंट्स को लेंगे, अपने काम में भी लेंगे। इसमें कौन से डोमेन वर्क करते हैं ना, इफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन और एस्पेक्ट्स काम करते हैं। इफेक्टिव मतलब फीलिंग्स वाला, आर्ट्स है तो फीलिंग्स है, इमोशंस है। एंड साइकोमोटर, क्योंकि फीलिंग्स भी आपके दिमाग से ही आता है, ज़्यादातर समझने के बाद दिमाग से आता है, तो इफेक्टिव एंड साइकोमोटर एस्पेक्ट्स पे काम करेंगे। ये क्या है ना, फिलोसॉफिकल प्रोपोजिशंस हैं, मतलब जहाँ से ज्ञान आपको मिलता है वो पॉइंट्स यहाँ पे है। ये कौन सा अप्रोच है ना, बड़ा अप्रोच है, बड़े आकार में देखते हो, तो ये मैक्रो है, सबके लिए सोचता है, मैक्रो है।
एंड क्रिटिकल पेडागोजी इसको बोला गया है, मतलब जो कि डिटेल पॉइंट में ज्ञान को देता है वो क्रिटिकल पेडागोजी है। देन देखो, अगर आपका टीचिंग एज साइंस है तो वो किस पे ज़्यादा फोकस करेगा? ऑब्जर्वेशन पे, किसी से देख के सीखना, या फिर वो कैसे कर रहा है, कैसे हैंडल कर रहा है, उसको देख के जानना, दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशंस, अवलोकन। इसमें क्या होता है ना, यहाँ पे बच्चे प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस के थ्रू सीखेंगे। जितना भी पॉइंट्स वो सीखेंगे, एक्चुअलाइज करेंगे, वो प्रैक्टिस के थ्रू होगा और एक्सपीरियंस के थ्रू होगा। एनालिसिस ऑफ कंसेप्ट, यहाँ पे बच्चे चीज़ों को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं ताकि इजीली समझ आए और जल्दी से जल्दी कवर अप हो जाए। सो दैट इज कॉल्ड एनालिसिस ऑफ कंसेप्ट इनटू द स्मॉल कॉम्पोनेंट, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा होता है। एंड कॉग्निटिव साइकोमोटर, ठीक है, कॉग्निटिव एंड साइकोमोटर एस्पेक्ट, मतलब देखो यहाँ पे था आपका इफेक्टिव साइकोमोटर जो कि आपके फीलिंग्स प्लस दिमाग, आपका बॉडी मूवमेंट्स के साथ वर्क कर रहा था। यहाँ पे क्या हुआ, टोटली ब्रेन, कॉग्निशन, कॉग्निटिव, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एनालिसिस प्लस उसके साथ साइकोमोटर, ये काम करना स्टार्ट किया। ठीक है, यहाँ पे और क्या पॉइंट आ रहा है ना, यहाँ पे साइंटिफिक रूल्स रहते हैं एंड प्रिंसिपल्स रहते हैं, साइंटिफिक रूल्स एंड प्रिंसिपल्स होते हैं। एंड माइक्रो अप्रोच है, वो तो आर्ट्स वाला पॉइंट मैक्रो अप्रोच था, ये माइक्रो अप्रोच है। वो क्रिटिकल पेडागोजी है, ये एनालिटिकल पेडागोजी है। एनालिसिस ज़्यादा होता है साइंस के थ्रू, एक्सपेरिमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू। सो ये एनालिटिकल पेडागोजी है, वो आपका क्रिटिकल पेडागोजी है। अभी देखो स्टेप्स और पेडागोजिकल एनालिसिस, याद रखो कि इफेक्टिव टीचिंग के लिए आपके पेडागोजी में 4 पार्ट है। लेसन प्लान में 10 थे, इसमें बस 4 है। 1 2 3 4 लिखा गया है। फर्स्ट है कंटेंट एनालिसिस और सब्जेक्ट मैटर एनालिसिस। नंबर 2 टीचिंग और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, टीचिंग और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। देन थर्ड मेथड्स एंड डिवाइसेस ऑफ टीचिंग, कौन सा मेथड्स और टीचिंग डिवाइसेस मतलब TLM और टीचिंग एड्स का यूज़ होगा वो। एंड द लास्ट इवैल्यूएशन डिवाइसेस, मतलब कौन सा इवैल्यूएशन टेक्निक्स का यूज़ करेंगे, क्वेश्चन पेपर कैसे बनाएंगे, वो लिखा जाता है। सो ये 4 पार्ट है, कंटेंट एंड सब्जेक्ट मैटर एनालिसिस, टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स एनालिसिस, मेथड्स एंड डिवाइसेस ऑफ टीचिंग, इवैल्यूएशन ऑफ डिवाइसेस। याद करना ये पॉइंट ही एक्स्ट्रा है, अदरवाइज ये तीनों चीज़ आप लेसन प्लान, माइक्रो लेसन प्लान सब में सुन चुके हैं, बार बार हो चुका है। इवैल्यूएशन डिवाइसेस में इवैल्यूएशन के लिए जो टेक्निक यूज़ किया गया वो थोड़ा हेडेक लगता है, दैट इज़ द क्वेश्चन पेपर मेकिंग, उसी में। अदरवाइज बाकी के पॉइंट्स बहुत ईजी है। ठीक है, क्यों करे तो उसी का रहेगा। पेडागोजिकल एनालिसिस क्या है ना, पेडागोजी लेज डाउन ऑन द 4 पिलर्स, ये अभी पढ़ा था, ये 4 पिलर्स पे डिपेंडेंट है। 4 पिलर्स क्या है ना, 4 पिलर्स आपके हो गए कंटेंट एंड सब्जेक्ट मैटर एनालिसिस, नंबर 2 टीचिंग और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, नंबर 3 मेथड्स एंड डिवाइसेस ऑफ टीचिंग, एंड द लास्ट वन इवैल्यूएशन डिवाइसेस। तो ये जो 4 पार्ट है, ये 4 पार्ट म्यूचुअली इंटर रिलेटेड है, म्यूचुअली रिलेटेड है, मतलब इनका म्यूचुअल रिलेशनशिप चल रहा है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, सो पेडागोजी लेज डाउन ऑन द 4 पिलर, इसके 4 पिलर्स हैं, ये 4 पिलर्स along with their mutual relationship। अच्छा, वॉइस ऑडिबल है क्या? Am I audible to you? Am I audible? Okay, okay, okay. देख लो, तो पेडागोजी लेज डाउन ऑन दी 4 पिलर्स, 4 पिलर्स हैं। सो जैसे हमारा क्वेश्चन पेपर बनेगा उससे पहले हमें 4 पिलर्स चाहिए, उसको मेंशन करना पड़ेगा। वो 4 पिलर्स का रिलेशनशिप कैसा है, देखो एरो मार्क वाला पूरा पॉइंट देखो अच्छे से। एरो मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे तैसे एरो मार्क नहीं दिया गया है, हर एक के तरफ कनेक्शंस प्रेजेंट है, हर एक के साथ ये जुड़ा हुआ है, तो इसलिए एरो मार्क हर एक तरफ गया हुआ है। ठीक है, ठीक है, सो ऐसा एरो मार्क है। 4 पिलर्स, 4 पिलर्स के साथ ये म्यूचुअल रिलेशनशिप में रह रहा है, एक दूसरे के ऊपर ये डिपेंडेंट है। फिर देखो नेक्स्ट पार्ट, फिर से सेम आया, ये पूरा पैटर्न दे रही हूँ, इसके अकॉर्डिंग मुझे एक पेडागोजिकल एनालिसिस अपने टॉपिक, जो टॉपिक लेके आप माइक्रो टीचिंग बनाओगे, जो टॉपिक लेके आप लेसन प्लान लिख रहे हो, उसी टॉपिक पे मुझे पेडागोजिकल एनालिसिस बना के दिखाना। ठीक है, ये 3 काम है, 3 काम को कंप्लीट करो। पहले नेम क्या है आपका, नेम देना यहाँ पे, रोल नंबर। बोलोगे मैम ये पोर्शन नहीं लिखने से नहीं होगा, नहीं होगा, मार्क्स नहीं आएंगे, तो इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। 1.5 मार्क इसी में रहता है, 1.5 और 1.5 मार्क्स इसी में है। ठीक है, नेम लिखो, रोल नंबर लिखो, सब्जेक्ट, टॉपिक। ठीक है, हो गया, सेम टॉपिक पे हम चल रहे थे। डेट दिया, क्लास दिया, ड्यूरेशन, सेशन, एज ग्रुप। तो डेट मैंने ये क्लास किया था ये टॉपिक का ऑफलाइन में 26 को, सो उसके अकॉर्डिंग उस दिन का डेट है, आप जिस दिन लिख रहे हो उस दिन का डेट देना, अगर आज लिख रहे हो तो आज का डेट दो। फिर क्लास ड्यूरेशन लिखो, कितने टाइम पीरियड का क्लास चल रहा है, 30 से 35 मिनट्स का। सेशन कितना बड़ा है, टीच है, रीटीच है, कौन सा सेशन है वो लिखना है।
क्या आप सेकंड टाइम पढ़ा रहे हो या फॉर द फर्स्ट टाइम पढ़ाए हो, उसके अकॉर्डिंग टीच और रीटीच। एज ग्रुप क्या है, क्योंकि ये क्लास 7 के बच्चे का है क्लास, सो उनका एज ग्रुप क्या होता है ना, उनका एज ग्रुप होता है 12, ठीक है। एज ग्रुप है, एवरेज एज ग्रुप हम लोग काउंट कर रहे हैं, दैट इज द 12। हो गया, ये तो कॉमन पार्ट है। लेसन प्लान माइक्रो टीचिंग ऐसा ही लिखा गया था, उसका हो गया। अभी नेक्स्ट पार्ट में आया कंटेंट एनालिसिस, ठीक है। पहला पिलर, जो फर्स्ट पिलर था हमारा, स्तंभ, पिलर मतलब स्तंभ हो गया। अभी 4 स्तंभ में से पहला स्तंभ क्यों लिख रहे हैं हम लोग, तो उसमें क्या था, सब्जेक्ट मैटर एनालिसिस और कंटेंट एनालिसिस। तो सब्जेक्ट मैटर को समझेंगे या कंटेंट को समझेंगे, इतना ही है ना। तो कंटेंट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, ठीक है। एक होता है कि कंटेंट को हम छोटे पार्ट में देख रहे हैं, एक होता है कंटेंट को हम बहुत ही डिटेल्ड वे में देख रहे हैं। सो कंटेंट एनालिसिस माइनर में होगा, मेजर में होगा। माइनर मतलब आप बोल सकते हो छोटा, सूक्ष्म, छोटा पॉइंट में होगा। स्थूल, बड़ा, स्थूलकाय बड़ा होता है, तो आप सूक्ष्मकाय लिख सकते हो, स्थूलकाय लिख सकते हो, उस हिसाब से बड़ा छोटा। तो छोटे में माइनर पॉइंट्स आएंगे, बड़े में आपके मेजर पॉइंट्स आएंगे। सो माइनर कंटेंट एनालिसिस में क्या है ना, माइनर मतलब ये पार्ट ये होता है ना, माइनर कंटेंट एनालिसिस एंड मेजर कंटेंट एनालिसिस में क्वेश्चन आंसर आपको देना पड़ता है। क्वेश्चन भी लिखोगे, आंसर भी लिखोगे, और यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट मैटर को पूरा नहीं लिखना है, आपको क्वेश्चन आंसर के थ्रू ही देना है, ठीक है। सो पहला पार्ट देख लीजिए, माइनर कंटेंट एनालिसिस में क्या है ना, माइनर कंटेंट में छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसके आंसर्स एक एक लाइन में हो जाए, एक वर्ड, एक लाइन, फिल इन द ब्लैंक्स, ऐसा भी दे सकते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज पोल्यूशन, क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, उस टाइप का क्वेश्चन आपके टॉपिक सिलेक्शन से आप देंगे, ठीक है। सो व्हाट इज पोल्यूशन, एनी हैजार्डियस चेंजेस इन एनवायरनमेंट, एक लाइन में हो गया, उसी को हम पोल्यूशन बोलते हैं। सेकंड टॉपिक मतलब सेकंड क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पोल्यूशन इज प्रेजेंट इन सराउंडिंग, कितने टाइप्स के पोल्यूशन और प्रदूषण है हमारे एनवायरनमेंट में या सराउंडिंग में, परिवेश में ना, 5 तरह के होते हैं, ठीक है। कितना लिखा, 5 लिखा, बस देखो आंसर हो गया, इतने छोटे छोटे क्वेश्चन देने। Which pollution caused by automobile gases and gases, ऑटोमोबाइल जानते हो, एग्जॉशन बोला जाता है, एग्जॉस्ट भी बोलते हैं, आपके जो व्हीकल्स हैं, गाड़ी मोटर, ठीक है, आप जो चलाते हो, आप तो मतलब वाहन चलाते हैं ना, वाहक हो आप। सो वाहन जो है, सो वाहन से जो गैसेस निकलते हैं, ठीक है, वो कितने प्रदूषक हैं, कितने बड़े प्रदूषक हैं आप जानते हैं, वो हमारे पूरे एनवायरनमेंट को प्रदूषित कर रहे हैं। तो उस हिसाब से आपको लिखना है कौन सा प्रदूषण होता है ऑटोमोबाइल से। तो मैंने हिंदी स्टूडेंट्स के लिए भी बोल दिया थोड़ा सा, ऐसे ही लिखना है। आप चाहो तो ग्रामर से पोर्शन ले लो, जैसे लेसन प्लान का लेते हो, आप चाहो तो अपना पोएट्री, प्रोज किसी से भी ले सकते हो, कहानियों से भी ले सकते हो, इंग्लिश में भी सेम रहेगा, सबका वैसा ही है। सिर्फ अपने सब्जेक्ट में जो कंसेप्ट है उससे 1-2 सब्जेक्ट मतलब कंसेप्ट को चूज़ करना है अपने सब्जेक्ट का, उसके ऊपर ही आपको बनाना है, ठीक है। सो अभी देखो, व्हिच पोल्यूशन कॉज्ड बाय ऑटोमोबाइल, कौन सा पोल्यूशन ऑटोमोबाइल एसेस और गैसेस से बनते हैं, एयर पोल्यूशन, लिख दिया। 3 से 4 क्वेश्चन आप शॉर्ट में देंगे माइनर कंटेंट एनालिसिस में। अब चलते हैं मेजर कंटेंट एनालिसिस, जिसका आंसर 2 से 3 लाइन में होगा, ठीक है, 2 से 3 लाइन में। आप चाहो तो और भी बड़ा लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट टाइम नहीं होगा, इसलिए आप 2 से 3 लाइन्स रखें। तो व्हाट इज पोल्यूटेंट, पोल्यूटेंट क्या है, देखो आंसर लिखा, ए पोल्यूटेंट इज अ मटेरियल दैट कॉजेज पोल्यूशन एंड एनी सब्सटेंस दैट मेक द एयर, सॉइल, वाटर और अनदर नेचुरल रिसोर्सेज टॉक्सिक इज आल्सो कॉल्ड ए पोल्यूटेंट्स। जो पोल्यूशन बनाता है, प्रदूषित करता है, और जो ऐसा चीज़ कोई जो एयर, सॉइल, वाटर और अनदर कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज को जो प्रकृति में आपके प्रेजेंट है और मौजूद है, उसको बर्बाद करता है, उसको हम लोग पोल्यूटेंट बोलते हैं, प्रदूषक बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज साउंड पोल्यूशन, तो साउंड पोल्यूशन के बारे में 2-3 लाइन लिखते हैं। सो नॉइज और साउंड पोल्यूशन इज कॉमनली जनरेटेड इन साइट मेनी इंडस्ट्रियल, जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरियाज़ है, फैसिलिटीज़ लिखा गया इन मेनी इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ और एरियाज़, ऐसे साउंड पोल्यूशन आ जाता है। बहुत क्या होता है ना, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स या फिर मशीन्स चल रहे हैं तो साउंड बहुत ज़्यादा आ रहा है। सम अदर वर्क प्लेसेस में भी ऐसे साउंड हो सकते हैं, या फिर देखे हो ना कहाँ पे माइनिंग का काम चल रहा है तो साउंड पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा, मतलब एयर भी पोल्यूशन, साउंड भी पोल्यूशन, सॉइल भी पोल्यूशन, तीनों पोल्यूशन वैसे में हो जाते हैं। एक एक गाड़ी होता है ना, बहुत साउंड देता है, तो वो सारे भी पोल्यूशन ही हैं। कौन सा पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, ठीक है। एंड ये साउंड पोल्यूशन कैसे हो सकता है, मतलब आपका जो सुनने का रेंज होता है, मतलब आप जो सुनते हो, ध्वनि सुनते हो, उसका जो रेंज है, उस रेंज से अगर अभाव हो जाता है तो वो पोल्यूशन कहलाता है, प्रदूषक बोल सकते हो आप उसको। जो रीज़न से आपके पोल्यूशन होते हैं उसको प्रदूषक बोलते हैं, और इसके वजह से आपका क्या हो गया, साउंड पोल्यूशन हो गया, लिख देना। व्हाट इज थर्मल पोल्यूशन, मतलब टेम्परेचर ओरिएंटेड, थर्मल मतलब टेम्परेचर। द थर्मल पोल्यूशन इज अ रैपिड चेंज इन टेम्परेचर, मतलब सडनली देखो ना, अभी बोल सकते हो ना ये थर्मल
थर्मल पोल्यूशन बोला कि एनी टाइप ऑफ रैपिड चेंजेस इन टेम्परेचर में चेंजेस आ रहा है। देखो अभी का ही सीजन ले लो, कुछ टाइम पहले बहुत ठंडा था, एक्सेसिव लेवल में था और सडनली डिक्रीज हुआ है। ये भी कॉजेस रीज़न है कि आपके बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शंस हो सकते हैं, आपका बॉडी स्वेलिंग हो सकता है, या फिर आई इरिटेशन, थ्रोट इन्फेक्शन और एनी टाइप ऑफ बॉडी एक्स, ये सब हो सकते हैं। तो ये भी आपका क्या है, थर्मल पोल्यूशन में एक पार्ट है। ये छोटा सा है बट है। उसके बाद और अगर टेम्परेचर देखोगे, सडनली क्या होता है ना, वोल्केनिक एरप्शंस हो गए। तो जहाँ पे जैसे बोलते हैं ना उल्का गिर गया, या फिर कुछ एक ऐसा जो आपके टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं सॉइल के नीचे, वो हिल रहे हैं और एक दोनों से बम्बार्डिंग हो गए, तो उसमें अर्थक्वेक आ गया। तो अर्थक्वेक के साथ साथ लावा निकल आया, कुछ ऐसा हुआ, वोल्केनिक एरप्शंस हम लोग बोलते हैं। तो उससे क्या होगा, सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है सडनली इंक्रीज करेगा, एंड उतने टेम्परेचर में कोई भी जाएगा वो मर जाएगा सडन। उसमें ऊपर थोड़ा सा भी गलती से भी गिरे तो मरे, ऐसा टाइप का हो जाता है। तो वहाँ पे सोचो वो क्या है, थर्मल है, थर्मल पोल्यूशन है। थर्मल पोल्यूशन डे बाई डे इंक्रीज कर रहा है ड्यू टू ऑटोमोबाइल यूजेस। रैपिडली हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अभी क्या कर रहे हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरियाज़ बन रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग केमिकल्स का यूज़ कर रहे हैं एंड गाड़ियों का भी यूज़ कर रहे हैं। तो उससे जो भी गैसेस निकल रहे हैं उसके वजह से पॉल्यूशंस बढ़ रहे हैं, और उसका एक जो बोलते हैं ना कॉज है कि हमारा जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है वो राइज कर रहा है, बढ़ रहा है। प्लस आपका जो अर्थ के ऊपर एक लेयर बनता है, ठीक है, कौन सा लेयर है बताओ, कौन सा लेयर है जो प्रोटेक्ट करता है अम्ब्रेला लाइक, कौन सा लेयर है, ओजोन लेयर। सो ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करता है, किससे प्रोटेक्ट कर रहा है, जो यूवी रेडिएशन से। अभी यूवी रेडिएशन एक रीज़न है कि थर्मल टेम्परेचर, मतलब थर्मल जो है टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने का। एंड सडनली वो अगर ब्रस्ट अप हो गया या फट गया, छतरी अगर फट जाए तो क्या होता है, डायरेक्टली लाइट आ जाएगा। तो वैसा ही चीज़ है, ओजोन लेयर फट गया और डायरेक्टली सनलाइट आ रहा है, ठीक है, बॉडी में गिर रहा है, तो उसके वजह से मॉन्यूमेंट्स का कलर चेंज हो गया। ताजमहल का कलर देखना चेंज हो गया है, डिफरेंट टाइप ऑफ मॉन्यूमेंट्स का कलर चेंज हो गया, बॉडी का हमारा कलर चेंज हो जा रहा है, हमें बहुत ज़्यादा स्किन इश्यूज़ हो रहे हैं, स्किन कैंसर्स हो रहे हैं, रेटिना कैंसर हो रहा है, आई कैंसर हो रहा है, बहुत सारे इश्यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा है थर्मल पोल्यूशन। मतलब ये एक टाइप का है कि सनलाइट अगर डायरेक्ट आ जाता है अर्थ पे, एंड उसमें भी जो लाइट है, यूवी रेडिएशन जो है वो स्ट्रॉन्ग है बहुत ज़्यादा, एंड वो डायरेक्टली हमारे बॉडी पे गिरना नहीं चाहिए। अगर गिर रहा है तो हमारा बॉडी जल्दी ख़राब भी हो जाएगा, वो डिफॉर्म्ड हो जाता है बॉडी। एंड इसके वजह से बायोलॉजी में तो बहुत सारी चीज़ें, आपके जीन ही चेंज हो जाते हैं, ठीक है, ये सारा रीज़न बन सकता है। ये थर्मल पोल्यूशन है, ठीक है। क्या लिखा, थर्मल पोल्यूशन इज़ अ रैपिड चेंज इन टेम्परेचर इन ए नेचुरल बॉडी ऑफ वाटर, ठीक है। अगर वाटर बॉडीज़ में चेंजेस बोला गया, ये वाटर में कर दिया गया, सडनली वाटर में टेम्परेचर हाई हो जाए, सोच लो, टेम्परेचर वाटर में मतलब टेम्परेचर हाई हो गया तो पानी तो सूख जाएगा, उसके साथ जो भी फीसेस हैं या छोटे छोटे से इंसेक्ट्स हैं वो भी मर जाएंगे, ठीक है। दिस पोल्यूशन इज मोस्ट ऑफन कॉज्ड बाय हीटेड डिस्चार्ज फ्रॉम एन इंडस्ट्रियल, सोचो और किस रीज़न से हो सकता है ना, इंडस्ट्रियल एरिया से गरम सारे जो केमिकल्स हैं उसको सडनली छोड़ दिया जाए पानियों में, तो वो ख़राब कर देगा पानी को, ठीक है। एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से भी हो रहा है। डे बाई डे हम लोग एसीज़ का यूज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जितना समझा लो फिर भी एसी का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। फ्रीज़, रेफ्रिजरेटर, तो एक फ्रीज में हो जाना चाहिए, वहाँ पे 2-3 फ्रीजेस भी यूज़ हो रहे हैं, घर बड़ा हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा पोल्यूशन भी आ रहा है। ये पार्ट हो गया, ठीक है। ये पहला पार्ट था, कंटेंट एनालिसिस बोला गया, या सब्जेक्ट मैटर एनालिसिस, जो कि 2 पार्ट में हुआ, एक है माइनर, एक है मेजर, ठीक है। माइनर में 1 लाइन वाले क्वेश्चंस का आंसर्स लिखे, और मेजर में क्वेश्चंस का आंसर 2 to 3 लाइन्स होगा, या 3 to 4 लाइन्स होगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। अभी टीचिंग और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स सेम चीज़ है, मैंने बोला था ना कि अगर लेसन प्लान में जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसको आपने जनरल ऑब्जेक्टिव्स एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स करके लिखा, तो वैसे भी लिख सकते हो, अदरवाइज ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के पॉइंट्स को कॉग्निटिव डोमेन का यूज़ करके लिखा गया है, ऐसे लिखोगे तो और अच्छे मार्क्स आएंगे। क्या है, बोल दिया था थोड़ा सा, केस, ठीक है, केस, दैट इज़ अ के फॉर नॉलेज, सी फॉर कम्प्रीहेंशन और कम्प्रीहेंसिव, ए फॉर एप्लीकेशन, ए फॉर एनालिसिस, एस फॉर सिंथेसिस, ई फॉर इवालुएशन, ठीक है। इनमें से मुझे कम्प्रीहेंशन वाला पॉइंट नहीं चाहिए, आप लिखना चाहते हो तो अंडरस्टैंडिंग लिखना इंस्टेड ऑफ कम्प्रीहेंशन, ठीक है। बाकी के पॉइंट्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अभी देखो, पहला पॉइंट क्या यूज़ किया, नॉलेज, कैसे लिखना है, देखो सबका स्टार्टिंग ना 2 से ही होता है, 2 पॉइंट ईच पार्ट से लिखना है। नॉलेज, टू नो अबाउट द एनवायरमेंट, सिंपल चीज़ें लिखा, टू नो अबाउट द एनवायरमेंट, कि एनवायरमेंट कैसा है, क्या क्या पोल्यूशन हो रहा है। टू नो अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स एंड पोल्यूशन, पोल्यूटेंट्स प्रदूषक कितने प्रकार के हैं और प्रदूषण कितने प्रकार के हो रहे हैं, ये मैंने नॉलेज लिया। अभी देखो एप्लीकेशन, इस नॉलेज का मैं अप्लाई करूंगी ना,
मुझे पता चल गया कि कितने टाइप के प्रदूषक हैं, कितने टाइप के प्रदूषण होते हैं, तो उसका मैं व्यवहार करूंगी अभी एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में। सो टू अप्लाई द नॉलेज ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, टू अप्लाई द नॉलेज ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन लॉ। देखो दोनों लाइन सेम है, ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का नॉलेज है, ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन लॉ है, ठीक है। एनालिसिस में चलते हैं। एनालिसिस क्या है? एनालिसिस है टू एनालाइज द प्रॉब्लम रिलेटेड टू एनवायरमेंट। हम क्या सोच रहे हैं अभी ना, लॉ बना लिया, रूल जान गए, तो अभी एनालाइज करने पड़ेगा ना कि एक एक प्रॉब्लम कैसे हो रहा है। सो टू एनालाइज द प्रॉब्लम रिलेटेड टू एनवायरमेंट। फिर क्या है? टू एनालाइज द प्रॉब्लम रिलेटेड हाउ टू कंट्रोल पोल्यूशन, कैसे हम इस पोल्यूशन को कंट्रोल करें, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या है? सिंथेसाइज, दैट मीन सिंथेसिस एंड स्किल। ये 5 पॉइंट्स को आप याद रखेंगे, ऐसा ही लिखना है इसी 5 पॉइंट्स का यूज करके। जो जनरल ऑब्जेक्टिव एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लेसन प्लान में लिखा था उस जगह में भी इसी को ही लिख दो तो हो जाएगा, दो दो नहीं लिखना पड़ेगा, एक ही में हो जाएगा। जनरल ऑब्जेक्टिव्स के बाद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में ये 5 पॉइंट लिख देना, ठीक है, सेम हो जाएगा। सिंथेसिस में क्या है? टू सिंथेसाइज न्यू आइडियाज टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरमेंट। सिंथेसाइज क्या करना है? न्यू आइडियाज निकालने हैं एनवायरमेंट को बचाने के लिए। टू सिंथेसाइज न्यू रूल्स टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, नए रूल्स बनाने हैं प्रोटेक्ट करने के लिए एनवायरमेंट को। स्किल्स, अभी जो सीखा ना सब कुछ, तो उस कौशल का व्यवहार आप कहाँ करेंगे? एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ना। बच्चों ने क्या सीखा ना? स्टूडेंट्स लर्न न्यू स्किल्स टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट। और क्या सीखा ना? स्टूडेंट लर्न डिफरेंट साइंटिफिक एटीट्यूड्स। तो साइंटिफिक एटीट्यूड्स को भी बच्चे सीख रहे हैं, ठीक है। ये हो गया आपका कौन सा पॉइंट? सेकंड पॉइंट। अभी आते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट में। मतलब थर्ड पॉइंट से पहले सेकंड का भी और एक छोटा सा पार्ट है, बिहेवियरल पॉइंट टर्म्स। ये पॉइंट को ना जितना भी पेडागोजिकल एनालिसिस आ जाए सबके लिए सेम रखना, कॉपी पेस्ट करना है, बस कॉपी पेस्ट करना है, ये पॉइंट्स को यहाँ से कॉपी पेस्ट करना है। सो बिहेवियरल पॉइंट्स और टर्म्स में क्या आया ना? स्टूडेंट्स एंड टीचर एंट्री बिहेवियर कैसा है, एग्जिट बिहेवियर कैसा है, मतलब क्लास में जब अंदर आए तो उनका व्यवहार कैसा था, जब बाहर गए उनका व्यवहार कैसा था, ठीक है। फिर टीचर मेंटेन प्रॉपर जेस्चर, टीचर क्या मेंटेन करेंगे? जेस्चर मेंटेन करेंगे, कैसा बोलना है, कैसा पढ़ाना है, वो सारे। वॉइस प्रेजेंटेशन शुड बी क्लियर, जो भी बच्चों को आप पढ़ा रहे हो वो क्लियर होना चाहिए। वो वर्ड्स ना कुछ टीचर्स होते हैं आधा आधा खा जाते हैं, प्रॉपर बात नहीं करते, खुल के बात नहीं करते, तो आपका वॉइस क्या होना चाहिए? पोलाइट एंड क्लियर होना चाहिए। आज सम क्वेश्चन बिटवीन दी सेशन के बीच बीच में आप क्वेश्चंस पूछेंगे बच्चों को। हो गया, ये सेकंड पॉइंट पूरा कंप्लीट हुआ। अभी थर्ड पॉइंट में आओ, मेथड्स एंड डिवाइसेस। याद करो लेसन प्लान में जो जो मेथड्स का यूज़ किया था, जो जो डिवाइसेस का यूज़ किया था वो लिखना है। मेथड्स में याद करो लेक्चर मेथड, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, एक्सपेरिमेंटेशन मेथड, क्वेश्चन आंसर मेथड, स्टोरी टेलिंग मेथड, जो भी मेथड्स आपको लिखने हो जाएंगे। डिवाइसेस में क्या क्या यूज़ किया देखो, पहला तो जनरल एड्स लिख दो, ब्लैक बोर्ड यूज़ किया और व्हाइट बोर्ड, बीबी क्लॉथ यूज़ कर सकते हैं, बीबी क्लॉथ मतलब ब्लैक बोर्ड क्लॉथ, ठीक है, डस्टर, चॉक, मार्कर, ठीक है। स्पेसिफिक एड्स में क्या है देखो, जैसे कि टेक्स्ट बुक, किताब का यूज़ करना, चार्ट्स, मॉडल्स, गाइड बुक, सपोर्टिव टीचर्स को सपोर्ट करने के लिए, फिल्म्स का यूज़ कर सकते हैं। अभी ना पोल्यूशन रिलेटेड जो भी मूवीज़ हैं उसका नाम भी लिख सकते हो, क्योंकि उससे बच्चे और जल्दी सीखेंगे। जैसे कि एक मूवी था आपका जो रोबोट वाला, आई थिंक 2.0, देन आया पैडमैन, टॉयलेट एक प्रेम कथा, डिफरेंट टाइप ऑफ रोड का और भी मूवीज़ हैं, सब लिख सकते हो। ये सब का मेन मोटो क्या था? पोल्यूशन को कैसे कम किया जाए। एंड इंटरनेट का यूज़ आप लोग जो कर रहे हो पोल्यूशन के लिए ही, प्रोटेक्ट करने के लिए ट्वीट करो या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ मैसेजेस छोड़ो। अभी लास्ट जो पिलर है वो है इवैल्यूएशन डिवाइस। तो क्वेश्चन पेपर बनाने से पहले ना एक हमें ना ब्लूप्रिंट चाहिए होता है। मतलब आप क्या है, मतलब जैसे इंजीनियर एक बिल्डिंग बना रहा है तो उससे पहले एक फ्रेम तो बनाएगा ना, मतलब कैसे बनाएगा, कौन सा बिल्डिंग कितना रेंज का होगा, कितना मटेरियल लगेगा, एक अंदाजा लगाता है। वैसे क्वेश्चन पेपर बनाने से पहले भी हमें एक ढांचा बनाना पड़ता है। तो वहाँ पे क्या है, ऐसा आपको बॉक्स बना लेना है। पहले तो सीरियल नंबर 1 2 3 4 4 पॉइंट लिखना है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हेडिंग में देने हैं। ऑब्जेक्टिव्स, क्या क्या ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहा है वो लिखेंगे, कौन से उद्देश्य पूरा हो रहे हैं। मार्क्स कितना है, परसेंटेज कितना है। पहला ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कितने दिए गए हैं ना? 10 दिए गए हैं, 1 मार्क वाले। याद रखना पहले क्वेश्चन नंबर्स गिवन होता है, फिर क्वेश्चन का मार्क गिवन होता है। सो 10 गुना 1 मतलब 10 into 1, दैट इज 10। सो उसका परसेंटेज अगर जानना हो तो डबल कर देना, बस 20%। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कितना है, क्योंकि हम क्वेश्चन पेपर बस 50 मार्क का बना रहे हैं बट परसेंटेज में 100 आता है, इसलिए डबल करना है, ठीक है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 5 into 2, 5 into 2 मतलब 5 क्वेश्चन हैं 2 मार्क वाले, तो 10। फिर क्या है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 6 हैं
3 मार्क वाले 18 मार्क का हो गया। ऐसे टाइप क्वेश्चन मतलब लॉन्ग आंसर टाइप है, 2 आएगा 6 मार्क करके 12 मार्क हो गया। तो इसको बस डबल कर दो। सो 10 मार्क था 20%, 10 मार्क था 20%, 18 का डबल हो गया दैट इज 36, 12 का डबल हो गया 24। अगर ऐड करोगे परसेंटेज में 100% आएगा, फुल मार्क्स में 50 आएगा। और कौन से उद्देश्य पूरे हुए? नबलूम्स टेक्सोनॉमी का जो 3 डोमेन है, C फॉर कॉग्निटिव, A फॉर इफेक्टिव एंड P फॉर साइकोमोटर, ये 3 डोमेन पूरा हो रहे हैं। ठीक है, ये 3 डोमेन पूरा हो रहे हैं। अब देखो ब्लूप्रिंट बन गया ना ऊपर। हाँ, उसके अकॉर्डिंग अभी हम क्या बनाएंगे? क्वेश्चन पेपर। ये लास्ट है। क्वेश्चंस कैसे लिखने हैं आपको पता है, मैं बस दिखा दे रही हूँ फटाफट से एंड एंड करेंगे। स्कूल नेम लिखोगे पहले, बीच में लिखा जाता है स्कूल का नाम। ठीक है, जो आपको स्कूल नेम अगर नहीं मिला है तो कोई भी स्कूल में अगर अभी काम करते हो वो स्कूल का नाम लिख देना, या फिर आपका कॉलेज का ही नाम लिख देना। हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, मैं क्वेश्चन पेपर एनुअल के लिए बना रही हूँ या हाफ ईयरली के लिए, वो देखना है। एंड क्लास 7 मैंने लिखा, मैं 7 का क्वेश्चन बना रही हूँ, आप 8, 9, 10 बनाओ या 6 का भी बना सकते हो। फुल मार्क साइड में रखो, फुल मार्क 50 है, टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे दे रहे हैं, छोटे बच्चे हैं लिखने को टाइम लगेगा। और फिल इन द ब्लैंक्स फटाफट देना, फिल इन द ब्लैंक्स लिखा गया है ना, तो फिल इन द ब्लैंक्स दे सकते हो। ठीक है, जैसे एनी हैजर्डियस चेंज इन एनवायरनमेंट कॉल्ड डैश, जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, मतलब जो भी खतरनाक परिवर्तन, मतलब ऐसे परिवर्तन जिसकी वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब ऐसे चेंजेस हो रहे हैं, जो भी इसके परिवेश का नियम है वो चेंज हो जा रहा है, बदल जा रहा है, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? प्रदूषण बोलते हैं। तो डैश बोला गया, वहाँ पे प्रदूषण लिखना है। देयर आर डैश टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट्स, कितने टाइप का है ना? 3 टाइप का होता है। CFC इज डैश पॉल्यूटेंट। देखो ये जो भी है सिर्फ क्वेश्चंस लिखना है, आंसर्स नहीं लिखना है। ऐसे 10 क्वेश्चंस देने हैं आपको। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 5x2 था, 10 मार्क का, मतलब 5 क्वेश्चन देने हैं 2-2 मार्क का। तो व्हाट इज पॉल्यूशन, व्हाट इज पॉल्यूटेंट, व्हाट इज सॉइल पॉल्यूशन, व्हाट इज CFC, व्हाट आर द वेट पॉल्यूटेंट्स। जैसे भी क्वेश्चन आपके चॉइस से होने से चलेगा, बट आपके टॉपिक से ही होना चाहिए। फिर है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 6x3 था, मतलब 6x3 था। सो दैट इज 6 क्वेश्चन दे दो, 6 से ज़्यादा भी दे सकते हो एंड राइट एनी 6 भी लिख सकते हो। ठीक है, सो डिस्क्राइब द वेराइटीज ऑफ पॉल्यूटेंट, डिस्क्राइब साउंड पॉल्यूशन, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ अस्थमा, व्हाट इज एसिड रेन, व्हाट इज थर्मल पॉल्यूशन एंड एक्सप्लेन अबाउट गैसियस पॉल्यूटेंट। ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं। ऐसे टाइप क्वेश्चंस में मैंने बोला था बच्चों को कि 4 क्वेश्चंस देना और में, ताकि बच्चों को थोड़ा ऑप्शन मिले कि वो लिख पाए। तो एनी 2 मैंने लिख दिया है। सो राइट ए ब्रीफ नोट्स ऑन नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है, ये सारे टॉपिक पॉल्यूशन में आ सकते हैं, तो उस टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको लिखना पड़ता है। और एलुसिडेट मतलब एक्सप्लेन, विस्तृत रूप से बताओ अबाउट चिपको आंदोलन, चिपको मूवमेंट बोला जाता है या चिपको आंदोलन। राइट ए एसे अबाउट पॉल्यूशन और एक्सप्लेन अबाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, ये 4 क्वेश्चंस में से बीच में और लिखा है, इसमें भी और लिखा गया है। सो इन दोनों में से एक करना है, इन दोनों में से एक करना है। तो ये क्वेश्चन है, आपको आंसर्स नहीं लिखना है, लास्ट पार्ट में बस क्वेश्चंस बनाने हैं। 50 मार्क के एक ही सीक्वेंस में क्वेश्चन बनेगा। एंड अगर फिल इन द ब्लैंक्स नहीं लिखते हो तो वहाँ पे कॉलम मैचिंग ट्रू फॉल्स दे सकते हैं। ठीक है, आप चाहो तो 5-5 क्वेश्चंस भी कर सकते हो। वहाँ पे 10 क्वेश्चन दिए ना, 5 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स, 5 क्वेश्चन कॉलम मैचिंग, या 5 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स, 5 क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स, ऐसा भी दे सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया पेडागोजिकल एनालिसिस। एंड यहाँ तक में हमने कंप्लीट किया जितना भी कॉमन पार्ट था आपका पेडागोजी का, और थोड़ा बहुत जो भी है 20-30% का सारा पेडागोजी का बाकी रहा, उसको हम बाद में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बोलो इतना समझ आया कि नहीं? Thanks for watching my videos. Guys, please subscribe my channel and share with your friends and family.